क्या बात है खास? किन बातों का रखे ख्याल? कैसे बरकरार रखे उसकी मिठास? नमस्ते, आप देख रहे हैं बातें खेती की और मैं हूं याशु गांधी। और आज हम बात करेंगे फलों के राजा की। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, हम बात करेंगे आम की। वैसे आम तौर पर आम को सिर्फ इसीलिए फलों का राजा नहीं कहा जाता कि वो बहुत आम होता है, बल्कि वो बहुत खास होता है। पौष्टिकता से लबरेज, स्वाद से भरा हुआ और भी बहुत सी ऐसी खास गुण उसमें होते हैं जो आपको और आपकी सेहत को पूरी तरीके से स्वस्थ रखते हैं। सारे गुणों के बारे में हम आपको अपने कार्यक्रम के बीच बीच में बताते रहेंगे, लेकिन फिलहाल शुरू करते हैं इसकी खेती से जुड़ी हुई बातों को। और विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मिठास से भरा हुआ आम, इसकी मिठास के पीछे एक किसान की बहुत सारी मेहनत होती है। शुरुआत भूमि से होती है। किस तरह की भूमि और जलवायु इसकी आवश्यकता होती है अगर खेती की जाए आम की? तो आम जो है, जैसा कि आपने भी बताया कि फलों का राजा है, और जब आम की बात आती है तो मुंह में पानी भर आता है। इसके उत्तर प्रदेश जो है, सबसे अधिक क्षेत्रफल जो है भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में है, जबकि आंध्र प्रदेश में उपज के हिसाब से सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में ये जो है पैदा होता है। जहाँ तक भूमि की बात आती है, हर प्रकार की भूमि में आम को उगाया जा सकता है। केवल जो उसके लिए नॉर्म्स हैं वो ये हैं कि जल निकास बहुत अच्छा होना चाहिए और 2 मीटर से लेकर के 2.5 मीटर तक ज़मीन नीचे जो है वो भूमि अच्छी होनी चाहिए। मतलब अच्छी का मतलब ना तो उसमें कंकड़ हो और ना कोई कठोर परत हो, ताकि सुगमता से इसकी जड़ें जो हैं वो नीचे तक फैल जाएं। तो ये तो भूमि की बात हुई, और अगर जलवायु पे ध्यान दिया जाए तो देखिए, उष्ण और उष्ण समशीतोष्ण जो जलवायु है इसके लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। किसान की भाषा में अगर हम ये इसको कहें तो हम ये कहेंगे कि आम का पौधा समुद्र तल से 600 फीट तक जो है बड़ी आसानी से उगाया जा सकता है, और जो 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के और 43.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये बड़े आराम से उग जाता है। लेकिन इसके लिए जो सबसे बढ़िया तापक्रम है वो 23.8 डिग्री सेंटीग्रेड से 26.6 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो तापक्रम इसके लिए बहुत ही उपयुक्त माना गया है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने तापक्रम की और जलवायु की बात बताई, इसमें जो अलग अलग इसकी जो प्रजातियां होती हैं, किस्में होती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती होंगी कि हम अगर इस जलवायु में करें तो ये किस्म बहुत बेहतर उपज देगी, और अगर दूसरी तरह की जलवायु है, तापक्रम कम ज़्यादा है, तो कोई और प्रजाति को लगाना ज़्यादा मुफीद रहेगा। इसका जो फलने का समय है उसकी वजह से ज़्यादा अंतर नहीं आता है, लेकिन जो हमारा जाड़े का मौसम होता है वो जाड़े में आप देखते हैं कि कभी कभी हमारे यहाँ कहीं 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है और माइनस में भी हो जाता है। तो जहाँ ये 0 डिग्री से नीचे चला जाता है वहाँ फिर आम का कोई भी जो है वो फसल, कोई भी प्रजाति जो है वो कारगर नहीं है। और इसी तरीके से जब हम 600 फीट से ऊपर चले जाते हैं तब भी हमारा तापक्रम जो है वो इसके लिए सूट नहीं करता है। अब बात आती है कि प्रजातियों की, जो आपने पूछा, तो इसमें जो है, इसमें आम की तो बहुत सी प्रजातियां हैं, लेकिन जो मुख्य प्रजातियां जिनसे हमको अधिक लाभ होता है उसमें सबसे पहली है बम्बई हरा। ये प्रजाति जो है खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है, रसीली होती है, लेकिन इसमें जो है इसको भंडारण करने की क्षमता इसकी बहुत कम होती है। उसके बाद दूसरी जो बहुत ही प्रचलित है और बहुत ही स्वादिष्ट है वो है दशहरी। दशहरी में होता क्या है, इसका रंग पीला होता है और मीठा होता है, सुगंधित भी होता है, इसमें रेशे भी नहीं होते हैं, और इसको अधिक दिन तक जो है इसको जो है हम भंडारण कर सकते हैं। इसलिए दशहरी की जो है आम जो है प्रजाति को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद एक तीसरे नंबर पर जो आता है उसे कहते हैं लंगड़ा। जी हाँ, नाम तो इसका लंगड़ा जरूर है, लेकिन ये बहुत स्वस्थ है।
अगर आप दशहरी अगर 6 खाने की क्षमता रखती हैं तो आप लंगड़ा 2 ही खा पाएंगी, इतना इसमें गूदा होता है। आकार भी बड़ा होता है। आकार भी बड़ा होता है, गूदा इसमें बहुत ज़्यादा होता है, गुठली बहुत छोटी होती है। तो ये पेट भरने के हिसाब से भी होता है और स्वादिष्ट भी होता है, दोनों ही बातें हैं। और इसकी भंडारण क्षमता भी अच्छी है। उसके बाद लंगड़ा के बाद जो है वो आता है चौसा। चौसा जो है ये इसलिए लगाया जाता है कि जब हमारी दशहरी, बम्बई और जो है लंगड़ा की फसल करीब करीब टूटने लगती है, तब चौसा का टूटना प्रारंभ होता है। पिचैती है, देर में वाली है, तो इस तरीके से हमको आगे चल करके भी उससे जो है काफ़ी हमको आमदनी हो जाती है। और ये काफ़ी बहुत बड़ा फल होता है इसका, लेकिन इसकी जो है भंडारण क्षमता बहुत कम होती है। उसके बाद एक होती है फजरी, ये भी जो है पिचैती किस्म है। ये इसी के साथ चौसा के साथ जो है फजरी जो है वो चलती है। एक फसल और है जो बहुत ही प्रजाति है और जिसको स्पेशली लगाया जाता है काहे के लिए, अचार के लिए, उसका नाम है रामकोला। ये पकने के बाद भी खट्टी रहती है। कच्चे पर तो ये इतनी खट्टी होती है, लेकिन पकने के बाद भी ये बहुत खट्टी होती है, इसलिए इसको पकाने की आवश्यकता ही नहीं होती है। कच्चे पर ही जब ये इसमें जो है गूदा अच्छी तरीके से पड़ जाता है तो इसको जो है अचार के लिए जो है तुरंत जो है अचार के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। एक विशेष प्रजाति हम आपको बताते हैं, वो है आम्रपाली। ये आम्रपाली विशेषकर यूनिवर्सिटी ने जो है इसलिए बनाई है कि इसका पौधा बहुत छोटा होता है। जिनके घरों में किचन गार्डन है जी, वो आम का स्वाद अपने घर में लगा करके ले सकते हैं। और आप ये समझ लिए कि जब हम पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं और लाइन से लाइन की दूरी कहते हैं 10 मीटर होनी चाहिए, तो आम्रपाली के लिए हम कहते हैं 2.5 मीटर पे ही हमें इसे लगा देना चाहिए। इतना छोटा पौधा होता है। आराम से जो है ये जब पौधा पूरी अपनी अवस्था 15 वर्ष की अवस्था में पहुंच जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 8 फीट या 9 फीट से ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है। ये तो आपने प्रजातियां बताई कि अगैती की ये होती है, कुछ पिछैती की मानी जाती है, चौसा जो बच्चों की बहुत फेवरेट होती है। इस प्रजाति के हिसाब से इनको लगाने का जो समय होता है और विधि होती है वो आपसे जानेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त इशारा कर रहा है कुछ पल रुकने का, तो जल्द लौटते हैं एक ब्रेक के बाद। अधिक मात्रा बोरेक्स जो है वो टॉक्सिसिटी को बढ़ाती है, लेकिन शुरू में जो हम बोरेक्स इसलिए देते हैं कि बोरेक्स के ना देने से बीमारी एक लगती है, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो जी, वो बोरेक्स की वजह से लगती है, बोरेक्स की कमी की वजह से। जब भी आपके बच्चे बहुत ज्यादा आम खाएं तो आप कहते हैं कि ज्यादा मत खाओ, दाने निकल आएंगे। उसकी वजह क्या होती है साइंटिफिक तौर पर, वो हम डॉक्टर साहब आपसे जानेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बातें खेती की और आज बात हो रही है मज़ेदार रसीले मीठे आम की। आम की खेती की हम बात कर रहे थे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि आम मीठा ज़रूर होता है, लेकिन हमारे शरीर में पहुंचकर जो शुगर लेवल होता है उसको कम करता है। तो बेफिक्र होकर आप आम का सेवन कर सकते हैं। खेती की बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, आपने अलग अलग इसकी जो है प्रजातियां बताई, उसके अनुसार क्या सही समय और विधि होती है जब हम इसको रोपते हैं, इसको लगाते हैं? देखिए, सबसे पहले ज़रूरी है कि मई के महीने में ही हम इसके गड्ढे खोद करके और डाल देते हैं। तो पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी 10 मीटर लाइन से लाइन और पौधे से पौधा 10 मीटर के निशान लगा करके, और 1 बाई 1 यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई 1 मीटर का जो है वो गड्ढा खोद करके और मिट्टी निकाल के बाहर डाल देते हैं। ये 15-20 दिन तक इस तरीके से गड्ढा खुदा हुआ पड़ा रहेगा। तो उसमें सूर्य का प्रकाश जाएगा। सूर्य का प्रकाश जाने पर इसमें जो कुछ भी लार्वा प्यूपा जो भी हैं, कीड़े हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे और बीमारियों वाले जो अगर विषाणु भी हैं तो वो भी जो है मिट्टी से अलग हो जाएंगे। अब हमको करना क्या है कि इस गड्ढे में मिट्टी लेते हैं भुरभुरी, और जितनी गड्ढे के लिए मिट्टी की आवश्यकता है उतनी गोबर की सड़ी हुई खाद या कंपोस्ट हम ले लेते हैं। दोनों को मिला करके और उसमें 200 ग्राम प्रति गड्ढा लिंडेन धूल मिला देते हैं ताकि जिसमें दीमक की संभावना ना रहे। अब इसको अच्छी तरीके से खाद
मिट्टी और लिंडेन को अच्छी तरीके से मिला करके गड्ढा भरते हैं, और गड्ढा भरते समय उसको जो है कम से कम जो है 5-6 सेंटीमीटर ऊंचा भरते हैं। वो इसलिए कि जब हम गड्ढे में पानी देंगे तो ये मिट्टी बैठेगी जी। तो बिल्कुल हमारा जो है गड्ढा नीचा ना हो, समतल बना रहे। अब जब ये गड्ढे हम तैयार कर लेते हैं और हमने गड्ढा भर दिया, उसमें पानी हमने सिंचाई कर दी, उसमें पर्याप्त मात्रा में हमारी जो है ये नमी हो गई, तो इसमें हम करते क्या है कि जो हमारी प्रजाति हमने चयनित की है जी। उस प्रजाति के पौधों को ला करके और गड्ढे के बीचा बीच में सेंटर पर जा करके इस पौधे को हम लगा देते हैं। तो जब हम पौधे लाते हैं तो उसमें जो है नीचे जो है उसमें घास फूस जो बंधी हुई होती है उसको खोल देते हैं और आसानी से उसकी पिंडी टूटे नहीं, जिससे कि उसकी जड़ें ना खुलें, और उसको अच्छी तरीके से मिट्टी हटा करके उसमें लगा देते हैं और लगाने के बाद तुरंत उसमें सिंचाई कर देते हैं। सिंचाई, बिल्कुल मैं भी इसी बिंदु पे आने वाली थी कि सिंचाई का इसमें क्या रेशियो रहता है पानी का। देखिए, प्रारंभ में जब हम पौधे लगाते हैं तो हमको जब तक कि पौधे में खूब अच्छा हरापन महसूस होने लगे तब तक हमको हर एक दिन के पहले 2 या 3 दिन लगातार शाम को सिंचाई करेंगे, और उसके बाद फिर जो है फुब्बारे से इसको हम सिंचाई कर सकते हैं। बड़े पैमाने पर अगर है तो हल्की सी नालियों के द्वारा सिंचाई की जा सकती है। उसके बाद जो है जब ये पौधे अच्छी तरीके से बन जाते हैं तो गर्मी में इसको जो है हम 1 हफ्ते के बाद, और जाड़े में अगर है तो 10 से 12 दिन पर जो है हम सिंचाई करते हैं। लेकिन जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो 15-20 दिन के बाद ऐसे इस तरीके से इंटरवल बढ़ता चला, समय उसका बढ़ता चला जाता है सिंचाई का। सिंचाई के बाद हमारी बात आती है उर्वरक की। 1 साल से लेकर के और जब तक पौधा 10 साल का नहीं हो जाता है तब तक इसमें जो है उर्वरकों की मात्रा भिन्न भिन्न हो जाती है। जैसे जब पौधा 1 साल का होता है तो हम कहते हैं 10 किलो तो हमें गोबर या कंपोस्ट की खाद उसमें थावले में डालनी है उसके, और 100 ग्राम नाइट्रोजन, 50 ग्राम फास्फेट और 100 ग्राम जो है पोटाश डालेंगे। कॉपर सल्फेट 25 ग्राम, जिंक 25 ग्राम, और बोरेक्स जो है वो 5 साल तक इसको हम जो है 25-25 ग्राम के हिसाब से डालेंगे। 5 साल के बाद डालना बंद कर देंगे। मतलब आम तौर पे अगर इसको बहुत ही साधारण तरीके से समझें तो जैसे जैसे पौधा बढ़ रहा है हम उसमें उर्वरक और जो खाद डाल रहे हैं उसकी मात्रा में भी इजाफा कर रहे हैं। हाँ, तो उसके लिए ज़्यादा उसमें गणित लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो हमने पहली साल दिया है जी। उतनी ही मात्रा हर साल हमको बढ़ाते चले जाना चाहिए 10 साल तक। मतलब अगर हमने नाइट्रोजन 100 ग्राम दी है तो दूसरी साल 200 ग्राम, तीसरी साल 300 ग्राम, चौथी साल 400 ग्राम, इस तरीके से बढ़ाते बढ़ाते जो है हमारी मात्रा जो है वो 10वीं साल में जाकर के 1 किलो हो जाती है। तो इस तरीके से, लेकिन ये 10 साल तक तो देंगे, लेकिन बोरेक्स हम 5 ही साल तक देंगे। 5 साल के बाद बोरेक्स का देना बंद कर देंगे। कोई खास वजह होती है इसकी? देखिए, अधिक मात्रा बोरेक्स जो है वो टॉक्सिसिटी को बढ़ाती है, लेकिन शुरू में जो हम बोरेक्स इसलिए देते हैं कि बोरेक्स के ना देने से जो इसमें आगे चल के मैं बताऊंगा कि जो बीमारी एक लगती है ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, वो बोरेक्स की वजह से लगती है, बोरेक्स की कमी की वजह से। इसलिए 5 साल तक पहले से ही मिट्टी में उसकी उर्वरता में कोई कमी ना आए, उसकी मिट्टी की जांच कराने के बाद भी बोरेक्स की कमी ना निकले, इसलिए पहले से ही हम बोरेक्स डाल करके मिट्टी के उर्वरा स्तर को बढ़ा देते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो आपने उर्वरक और खाद की बात की। रोग और कीट का बिंदु हमारा रह जाता है, वो मैं आपसे जानूंगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और ब्रेक में जाने से पहले इतना ज़रूर आपसे कहूँगी कि जब भी आपके बच्चे बहुत ज़्यादा आम खाएं तो आप कहते हैं कि ज़्यादा मत खाओ, दाने निकल आएंगे। उसकी वजह क्या होती है साइंटिफिक तौर पर, वो हम डॉक्टर साहब आपसे जानेंगे। तब तक आप आम का मज़ा लीजिए। विटामिन ए और विटामिन सी का भरपूर जो है वो आम खजाना होता है, आप इसका मज़ा लीजिए। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। आम में जो है बहुत ही कीटों का ज़्यादा प्रकोप होता है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा भयानक कीट होता है वो है मैंगो हापर। जो कलमी आम होता है जी, वो 5 या 6 साल में उपज देने लगता है। हालांकि पहले 5-6 साल में हम उसकी उपज को लेना पसंद नहीं करते हैं, 1 साल हम उसकी उपज को नष्ट कर देते हैं ताकि पौधा कमजोर ना हो।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और ब्रेक में जाने से पहले डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे उर्वरक और खाद से जुड़ी हुई। ये तो इन सारी अवस्थाओं के बाद रोग और कीट बहुत अहम बिंदु होता है, क्योंकि मीठा मीठा आम है, जहाँ मिठास है वहाँ कीड़े हैं। तो कैसे इस फसल को कौन कौन से कीट लगते हैं और कैसे इसका बचाव होता है? आम में जो है बहुत ही कीटों का ज़्यादा प्रकोप होता है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा भयानक कीट होता है वो है मैंगो हापर। ये 2 से 3 इंच की लंबाई का कीड़ा होता है और इसको कहते हैं भुनका। यानी जब अगर आप पेड़ के पास जाएंगे और आप इस तरीके से अगर कोई टहनी हिलाएंगे तो एकदम उसमें जो है आवाज़, भन भन की आवाज़ आएगी और हज़ारों की संख्या में आपको ये जो है उड़ते हुए से दिखाई देंगे। आम का पत्ती, जो कोमल पत्ती होती है या जहाँ बौर का आना शुरू होता है, वहाँ पर जाकर के ये रस चूसता है जी। और रस चूस करके जो है ये हमारे बौर को नष्ट करना शुरू कर देता है। तो इसके लिए जो है बहुत आवश्यक है कि क्विनालफास जो है वो 25 EC का 20 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल करके और इसका छिड़काव किया जाए। यदि क्विनालफास हमको 25 EC का नहीं मिलता है तो ऐसी दशा में हम जो है वो डाइमेथोएट 30 EC जो है 20 मिलीलीटर लेकर के प्रति लीटर पानी में घोल सकते हैं। उसके बाद एक दवा और भी है जिसकी मात्रा बहुत कम ली जाती है, वो है मोनोक्रोटोफास 40 EC 1.5 मिलीलीटर लेकर के और उसको जो है प्रति लीटर पानी में घोल करके और इसका हम छिड़काव करते हैं। और ये छिड़काव जो है पहला छिड़काव करने के बाद फिर हमको 10-15 दिन के बाद एक छिड़काव इसका और करना चाहिए। दूसरा एक भयंकर कीड़ा है जिसका जीवन चक्र पूरा आम पर ही निर्भर करता है, वो है आम की कड़ी कीट कहते हैं गांव में, और वैसे जो है इसको कहते हैं मैंगो मिलीबग बग। कड़ी कीट इसलिए कहते हैं कि ये सफ़ेद रंग का कीड़ा होता है और इसकी जो पीठ होती है वो जो है गोल होती है। ये मई के दिनों में पेड़ पर से उतरती है और उतरने के बाद जब नीचे आती है पेड़ के नीचे, तो पेड़ के चारों तरफ 1.5 सेंटीमीटर नीचे जो है ये अपने अंडे वहाँ दे देती है। और अंडे देने के बाद इसके जो अंडे जो है इसमें से जो है बच्चे निकलते हैं, वो फिर जनवरी-फरवरी में पेड़ पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। अच्छा। और चढ़ कर के ये कहाँ पहुँचते हैं, जहाँ से हमारा बौर निकलना है, और वहाँ पर जाकर के जहाँ पर से हमारा आम बनना है, आम का फार्मेशन होना है, वहाँ पर जाकर के ये रस को चूसना शुरू कर देता है। और उससे होता क्या है कि जो जैसे ही आम बना छोटा सा आम, अब वो गिर जाता है। और इसके साथ ही साथ जब ये भयंकर रूप में लगता है तो ये फफूंदी छोड़ता है। इससे एक फफूंदी तैयार हो जाती है जिसकी वजह से आम भी सब काला हो जाता है, बौर जो है काला हो जाता है और आम भी उसमें जो है बहुत कम लगते हैं। तो इसके भी निवारण के लिए जो है मिथाइल ओडोमिटान जो है वो 25 EC का जो है 20 मिलीलीटर लेकर के और प्रति लीटर पानी में घोल करके इसका हम छिड़काव करें तो उससे जो है हम इसकी सुरक्षा कर सकते हैं। अगर मिथाइल ओडोमिटान नहीं मिलती है तो ऐसी दशा में जो है वो हम क्विनालफास जो है वो 25 EC का भी 20 मिलीलीटर लेकर के प्रति लीटर पानी में घोल करके हम छिड़काव करेंगे। उसके बाद जो हमारा और कीट जो है उसमें से सबसे बड़ा कीट जो है वो तना छेदक है, स्टेम बोरर, जो पूरे पेड़ को ही धीरे धीरे नष्ट करने की उसमें होता है। करता क्या है ये कि तने में धीरे धीरे जो है छेद करता है और भीतर जा कर के जो है उसकी जो है भीतर की छाल को, जो मुलायम छाल है, उसको ये खाता रहता है। अब इसके लिए करना क्या है, गीली मिट्टी लें और गीली मिट्टी लेकर के सबसे पहले मोनोक्रोटोफास 0.05% का घोल बना करके और उस छेद में डालें जी। और उस छेद में डालने के बाद फिर वो जो मिट्टी हमने गीली ले रखी है तुरंत उससे जो उसको लेप दें, बंद कर दें। तो उसके भीतर जो सूड़ी होगी, तना छेदक जो होता है ये सूड़ी होती है, सफ़ेद जिसे कहते हैं गिडार, ये होती है। तो इस तरीके से ये जो है मर जाएगी। इसी तरीके से एक होता है शूट बोरर, ये अंडे से निकलकर सूढ़ियाँ जो हैं मुलायम पत्ती के मध्य सिरा में पहले घुसती हैं, पत्ती की सिरा में पहले घुसती हैं और मध्य सिरा से निकलकर जो है फिर मुलायम टहनियों में ये पहुंच जाती हैं और वहाँ जा कर के जो है ये अग्रभाग को
को खा करके इसको हानि पहुंचाती हैं। नष्ट करती और खासकर इसका प्रकोप जो है वो मार्च से लेकर के अप्रैल तक होता है। और इसके लिए जो है इंडोसल्फान 35 EC जो है 15 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल करके अगर इसका हम छिड़काव करें तो उससे हमारा इसका जो है सूट बोरर का हमारा निदान हो जाता है। ये तो आपने रोग और कीट के बारे में बताया, मैं उपज के बारे में जानूंगी, लेकिन उससे पहले संक्षेप में एक चीज पूछना चाहती थी कि हम अक्सर ये सुनते आए हैं और कहते भी हैं कि बच्चों का बहुत प्रिय होता है आम, कि ज्यादा आम मत खाओ, दाने निकल आएंगे, फुंसी हो जाएगी। गर्मियों का फल है, आमतौर पे गर्मी में जो फल आते हैं उनकी तासीर ठंडी होती है, लेकिन आम की तासीर गर्म मानी जाती है और शायद यही एक वजह है बोला जाता है। मैं ये पूरा कनेक्शन जानना चाहूंगी संक्षेप में। देखिए, बहुत ही संक्षेप में बता दूं आपको कि आम को पकाने के लिए एक रसायन का इस्तेमाल किया जाता है, उसको कहते हैं कार्बाइड। और कार्बाइड जो है वो बहुत गर्म होता है, जिसकी वजह से आम का जो तासीर जो है वो गर्म हो जाती है। तो उन आमों को अगर 3 या 4 घंटे पानी में डाल दिया जाए और पानी में डालने के बाद तब बच्चों को खिलाया जाए तो बच्चों को कभी भी फुंसी नहीं निकलेगी। तो ये बहुत अच्छी टिप्स डॉक्टर साहब दे रहे हैं, ये आप बिल्कुल नोट कर सकते हैं और आगे से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल वक्त की कमी है, मैं चाहूंगी कि जल्दी से हम समेट लेते हैं इसके उपज वाला जो बिंदु है। देखिए, उपज में जो है जो कलमी आम होता है जी, वो 5 या 6 साल में उपज देने लगता है। हालांकि पहले 5-6 साल में हम उसकी उपज को लेना पसंद नहीं करते हैं, 1 साल हम उसकी उपज को नष्ट कर देते हैं ताकि पौधा कमजोर ना हो। बीजू में 8 साल के बाद उपज होती है। जो इसकी उपज होती है वो 10 साल में जो है 300 से 500 फल लगने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब 15 साल का पेड़ हो जाता है, 15 वर्ष का जब हो जाता है, तो उसमें 1500 फल तक जो है हमें बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। इसी के साथ डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान दोस्तों को दी। आपने मुझे स्टूडियो में आमंत्रित किया, उसके लिए मैं आपका महान आभारी हूं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और फटाफट हमारा पता नोट कर लीजिए ताकि आप अपनी बात, अपनी शिकायत या अपना सुझाव हम तक पहुंचा सकें। हमारा पता है 302A पोसाइडन टावर ऑफ यारी रोड, वर्सोवा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400061। हमारा ईमेल आईडी है bkk@greentvindia.com। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0120-498-0000 और 498-0011। अपने टीवी पर ग्रीन टीवी देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर या DTH ऑपरेटर को तुरंत कॉल करें और हमें लिंक भेजें info@greentvindia.com पर। SMS या WhatsApp करें 9769577049 पर। तो ये पता आपने नोट कर लिया। हम यही दुआ करेंगे कि आप आम खाइए या आम की खेती करिए, मिठास आम की आपके जीवन में लगातार बरकरार रहे। इसी के साथ आज के अंक में इतना ही। याशु को दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।